हेलो गाइस, नमस्ते सभी को। आज हम भूगोल का जो टॉपिक है अक्षांश व देशांतर, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। थोड़ा अक्षांश व देशांतर के बारे में छोटी मोटी जानकारी देखेंगे अपन कि क्या है अक्षांश, क्या है देशांतर। ठीक है गाइस, तो देखते हैं हम अक्षांश व देशांतर क्या है। वैसे तो नॉर्मली अगर कहा जाए तो जो ग्लोब या मानचित्र पर जो आड़ी रेखाएं होती है वह अक्षांश है और जो खड़ी रेखा है वह देशांतर है। तो देखते हैं अपन कैसे आड़ी और कैसे खड़ी लाइनों का जो जाल होता है उसे अक्षांश व देशांतर कहते हैं अपन। तो वो कौन कौन सी है? ये हमारी पृथ्वी का प्रतिरूप मॉडल है जिसमें जो खड़ी लाइन है ये देशांतर है। और ये हमारे अक्षांश है। तो देखो आपने गाइस, जो इसमें जो खड़ी लाइनें जो आपको नजर आ रही है ये सारी देशांतर है, और जो जितनी भी आड़ी लाइन नजर आ रही है ये पूरा सर्किल है। अक्षांश जो होती है जो पूरा सर्किल होती है, ये सारी लाइनें भी एक सर्किल है जो अपने बैक साइड पृथ्वी के पूरा गोल होकर एक वृत्त वृत्त बनाती है। उसी तरह से ये एक सर्किल है, ये अपना ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है। तो ये आपने देखा छोटी मोटी जानकारी कि हमारा अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जो कल्पित जाल है ये वास्तव में पृथ्वी पर बनाया गया नहीं है, ये कल्पना करी गई है या पढ़ाई की सुगमता के लिए, या फिर अपन किस क्षेत्र का अध्ययन करते हैं तो उसकी सुगमता के लिए हमने अक्षांश व देशांतर रेखाओं का जाल कल्पित कर रखा है जो कि काल्पनिक है। ये ग्लोब और मानचित्रों पर कर रखा है। इसका जो मुख्य काम है अक्षांश का कटिबंध निर्धारण करना, इसका जो मुख्य काम है, और देशांतर का जो मुख्य काम है वो है किसी क्षेत्र की समय निर्धारण करना, किसी क्षेत्र पर्टिकुलर किसी क्षेत्र का समय निर्धारण करना, या फिर किसी क्षेत्र की अवस्थिति। इन दोनों के माध्यम से, अक्षांश व देशांतर के माध्यम से हम किसी क्षेत्र की अवस्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। ये इसका मेनली काम है। अब अपन देखते हैं कि अक्षांश वास्तव में क्या है, परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, भूगोल की दृष्टि से अक्षांश की क्या परिभाषा है, देशांतर की क्या परिभाषा है, अक्षांश रेखाएं क्या है, देशांतर रेखाएं क्या है और उनकी विशेषता क्या है। तो गाइस अब अपन देखेंगे अक्षांश व देशांतर। अपन देखेंगे क्या अक्षांश व देशांतर की परिभाषा क्या है। मोटी मोटी अगर हम कहे तो भूमध्य रेखा, अब हालांकि नॉर्मली मैं बता देता हूं, अपनी जो पृथ्वी है उसको, ये हमारी पृथ्वी है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा ने पृथ्वी को बराबर बीच में से दो भागों में बांट रखा है। किसने बांट रखा है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम अपन इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती है। जो इसका ऊपर वाला जो भाग है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध, जो दक्षिण में है वह दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती है बीच में से। इसी तरह से जो देशांतर रेखा है ये भी पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती है। एक भाग इसका पूर्वी होगा, पूर्वी गोलार्ध, और दूसरा इसका जो भाग है वो पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है गाइस, क्लियर है। अगर पूरी संपूर्ण पृथ्वी के बारे में अपन देखें अगर, तो पूरी पृथ्वी जो है वो 4 गोलार्ध में बटी गई है। ये 0 डिग्री अक्षांश और ये 0 डिग्री देशांतर, पूरी पृथ्वी 4 भागों में बांटा गया है। नॉर्मली अगर अब हम कहें इसको तो पार्टिकुलर पहले तो क्या था, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। लेकिन अब जब एक साथ अध्ययन करेंगे तो ये वाला जो ब्लॉक कहलाएगा ये उत्तर में तो है, उत्तर के साथ साथ पूर्वी है, तो कौन सा? ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। इसकी बात करें अपन तो उत्तर में भी है और पश्चिम में है तो उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध है।
अगर इसकी बात करें अपन तो ये दक्षिण में और पश्चिम में दक्षिण पश्चिम गोलार्ध। इसकी बात करें अपन तो ये दक्षिण में है इसलिए दक्षिण और पूर्व में इसलिए दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। मेनली हम पृथ्वी को 4 भागों में बांटते हैं, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पश्चिम गोलार्ध, दक्षिण पश्चिम गोलार्ध और दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। तो यहाँ तक हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो अक्षांश जो है वो आड़े हैं जो अक्षांश और खड़े है जो देशांतर है। इसी तरह मैं बता रहा था आपको कि 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है इसने पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटा है। अब हम देखते हैं कि अक्षांश होता क्या है। भूमध्य रेखा से किसी भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण बात करते हैं अपन, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी क्षेत्र, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी क्षेत्र या किसी स्थान की पृथ्वी की केंद्र से, भूमध्य चाहे कोई भी स्थान हो, चाहे वो भूमध्य रेखा के उत्तर में हो चाहे भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित हो, उसकी पृथ्वी के केंद्र से, कहां से, पृथ्वी के केंद्र से उसकी जो कोणीय दूरी होगी वो उस क्षेत्र का अक्षांश कहलाएगी। कोई भी क्षेत्र हो गया, केंद्र से जो कोणीय दूरी होगी वो उस क्षेत्र का अक्षांश कहलाएगी। मान लिया ये 35 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। जो कोणीय दूरी है, ये स्थान है, ये पृथ्वी के केंद्र से इसकी जो कोणीय दूरी है वो क्या कहलाएगा, उस क्षेत्र का, इस क्षेत्र का पर्टिकुलर अक्षांश कहलाएगा। 35 डिग्री का कौन बड़ा है, कोणीय दूरी कितनी है 35 डिग्री, 35 डिग्री अक्षांश हो गया। यहाँ तक क्लियर है गाइस। इसी तरह से यहाँ पे भी होगा सेम, पृथ्वी के केंद्र से पूर्व या पश्चिम में किस ओर, पृथ्वी के केंद्र से पूर्व या पश्चिम में किस क्षेत्र की कोणीय दूरी जो होगी वो उस क्षेत्र का क्या कहलाएगी, देशांतर कहलाएगी। यानी ग्रीनविच रेखा ये जो है वो ग्रीनविच रेखा है। अपन बाद में अध्ययन करेंगे इसके बारे में, हालांकि पूरा अभी अपने देशांतर के लिए अक्षांश के अकॉर्डिंग पूरा पढ़ लेते हैं। जो अब बात होती है अक्षांश किसे कहेंगे, अक्षांश भाई ये भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में स्थित कोई भी क्षेत्र से पृथ्वी के केंद्र से जो कोणीय दूरी होगी वो क्षेत्र का अक्षांश कहलाएगी। अब अक्षांश रेखा क्या है, तो समान, अब ये यहाँ पे 35 डिग्री है तो समान अक्षांश, ये तो ये होगा 35 डिग्री, इधर भी 35 डिग्री हो सकता है, ये भी 35 डिग्री होगा। अब इन दोनों को जब मिला देंगे 35 और 35 को, इसी तरह से 35 को मिला लिया, 30 को मिला लेंगे, 45 60 75 90, इसलिए 15 10 5 ऐसे मिलाते जाएंगे अपन। तो जो समान अक्षांश को जो मिलाते हुए जो रेखा खींची जाएगी वह अक्षांश रेखा कहलाएगी। अक्षांश रेखा के बारे में अपन देखें तो अक्षांश रेखा एक संपूर्ण वृत्त होती है। कैसे होती है, जो अक्षांश जो रेखा है पृथ्वी की से पूरी तरह से वृत्त है। जैसे मैंने पहले बताया आपको, पृथ्वी से जहां शुरू होती है वहीं आके फिर से वो मिल जाती है। चाहे भूमध्य रेखा हो चाहे कोई सा भी अक्षांश हो, संपूर्ण किसा है, पूरा वृत्त है। अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। किस ओर से किस ओर, ये पूर्वी भाग है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाएगी। ये पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी पूर्व से शुरू होगी घूम के फिर से इस साइड आ जाएगी, इसे यानी पूरी पृथ्वी के पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाएगी। पूर्व से शुरू होंगे और पश्चिम पे होते हुए फिर से उसी जगह पे आएंगे। बात करते हैं हम आगे, अक्षांश रेखा जो है ये 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है इसके समानांतर खींची जाएगी सारी। अगर 0 डिग्री भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाएगी तो इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे, समानांतर रेखा भी कहेंगे अपन इसको। आगे और बात करते हैं अपन, अक्षांश रेखा अधिकतम कितनी खींची जा सकती है, कितने अक्षांश हो सकते हैं। तो 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है अपने पास, अपन बात करते हैं 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के, ये अपनी 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा भी कहेंगे इसको, भूमध्य रेखा भी कहेंगे। 0 डिग्री भूमध्य रेखा से अगर 1 2 3 4 ऐसे गिनती करते हुए अपना ऊपर की तरफ जाएंगे तो लाइन जो पॉइंट होगा यहाँ आ जाते कितने 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएंगे। उसी सेम 90 डिग्री दक्षिण में भी होंगे। अपन बात डिग्री की कर रहे हैं इसलिए मैं बता देता हूँ, कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ। जब अब अक्षांश रेखाओं की संख्या अपन जब पढ़ेंगे तब 1 डिग्री के अंतराल पर ही पढ़ेंगे हम। अगर ऐसे पढ़ा जाए तो फिर 1 डिग्री के अंतराल, 1 डिग्री में नॉर्मली 1 डिग्री के अंतराल पर ही इसका हम अध्ययन करते हैं। तो बात ये कि कितने डिग्री तक खींचे जाते हैं, अधिकतम कितने 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इसके अधिकतम मान होते हैं। इसे जो मान व्यक्त किए जाएंगे वे किसे किए जाएंगे, 0 डिग्री से उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश के रूप में व्यक्त करेंगे और दक्षिण में है तो अपन दक्षिणी अक्षांश के रूप में व्यक्त करेंगे। पूर्व और पश्चिम में नहीं चलते हैं अक्षांश, उत्तर और दक्षिण में ही चलते हैं। वो भी भूमध्य रेखा के उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में है तो दक्षिणी अक्षांश की बात करेंगे अपन। अक्षांश रेखा के मान में उत्तर और दक्षिण में व्यक्त किए जाते हैं। कंसेप्ट क्लियर है। अक्षांश रेखाओं के अधिकतम मान 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण में हो सकते हैं, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब अपन आगे चलते हैं तो ये अपन देखते हैं अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है नॉर्मली। जैसे मैंने बताया अपन संख्या के बारे में अपन अध्ययन करेंगे तो हम संख्या को किस के माध्यम से करेंगे, कौन सा बेस होगा अपना जो बेस होगा वो 1 डिग्री के अंतराल पे अक्षांश रेखाओं की काउंटिंग करें अपन, संख्या बताएंगे। तो 0 डिग्री से
1 2 3 4 5 6 यूं करते हुए 90 तक अपन उत्तर तक जाएंगे। ठीक है, सारी लाइनें अपन ड्रॉ करते जाएंगे, साथ साथ ये ड्रॉ करते जाएंगे 1 2 5 ऐसे करते करते अपन कहां तक जाएंगे, 90 तक, यहाँ तक जाएंगे तब तक 90 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से दक्षिण में भी आएंगे अपन, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते आएंगे और कहां तक आएंगे अपन, 90 तक आएंगे। ठीक है, तो 90 उत्तर हो गए और 90 दक्षिण हो गए, तो कितने हो गए, 90 उत्तर के प्लस 90 दक्षिण के प्लस 1 जो कि अपने 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है वह भी तो है, एक अपन 0 डिग्री, टोटल कितना हो गए 181। अब बात आती है कहीं कहीं पर अपन ये देखते हैं कि कहीं पे 179 अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं अपन, तो कहीं पे लिखा होता है कि जो अक्षांश रेखा है वो 179 है, अपन मैं बता रहा हूँ 181 है। तो यहाँ पे मैं कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ग्लोब के संदर्भ में अगर अपन बात कर रहे हैं तो अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो 181 है। ग्लोब के संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं तो अक्षांश की संख्या 181 है, अक्षांश की संख्या कितनी 181 ही रहेगी। लेकिन जब कभी अपन अगर ग्लोब के संदर्भ में बात करते हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो ग्लोब के संदर्भ में अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होगी। क्यों होगी, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये दोनों रेखाएं नहीं होकर एक बिंदु मात्र है। क्या है, एक बिंदु मात्र है। इसीलिए जब अपन देखते हैं कि कहीं कहीं पर ये लिखा हुआ होता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है, लेकिन वो कहां पे, वो ग्लोब पर 179 होती है। लेकिन अगर अपन मानचित्र के संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं तो मानचित्र पर जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो अपनी पूरी एग्जैक्ट 181 ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसलिए होगी जो मानचित्र जो होगा वो हमारा समपटल पट के रूप में होगा, चारों कोने होंगे, चौकोना होगा, और इस पे अक्षांश जो 90 डिग्री जो अपना उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है वो क्या होगा, एक बिंदु ना होके वो भी एक लाइन ड्रॉ कर रखी होती है, एक रेखा बनाई गई होती है। इस वजह से अपन इन दोनों को रेखाएं मानते हैं मानचित्र पर, इसलिए 181 हो जाती है क्योंकि 90 और एक 0 डिग्री। लेकिन ग्लोब के संदर्भ में बात करते हैं अपन तो अक्षांशों की संख्या तो वही रहेगी, लेकिन अक्षांश रेखाओं की संख्या 2 कम हो जाएगी। कम होने के पीछे रीजन क्या है, कम किस वजह से होगी, कम इसी वजह से होगी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक बिंदु मात्र है। आगे अपन चलते हैं तो ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त में होकर एक बिंदु के रूप में होते हैं, ये कंसेप्ट क्लियर है। 179 होते हैं, ये भी क्लियर है। अब हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होगी, तो औसतन अगर बात करें अपन औसत कितनी होगी, तो दो अक्षांशों के बीच औसत जो दूरी होगी वो 111 किलोमीटर होगी। कितनी होगी, जब अपन बात करते हैं तो देखिए गाइस, अपन बात करते हैं ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से 1 डिग्री अक्षांश पे जाएंगे। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो औसत अपन बात करते हैं तो 111 किलोमीटर होगी। लेकिन जब कभी ऐसा क्वेश्चन अगर बनता है कि भूमध्य रेखा के समीप, क्या बनता है, भूमध्य रेखा के समीप दो अक्षांशों के मध्य की दूरी क्या है, तो भूमध्य रेखा के समीप जो दो अक्षांशों की जो दूरी होगी वो 110 किलोमीटर 57 किलोमीटर 110.57 किलोमीटर कितनी होगी, 110.57। नेक्स्ट स्टेप पे अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि ध्रुवों पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, तो ध्रुवों पर अपन अगर बात करते हैं तो ध्रुवों पर ये दूरी बढ़ जाएगी। बढ़ने के पीछे रीजन ये है कि पृथ्वी की जो आकृति है वो पूरी तरह से गोल नहीं है, गोलाभ है। जैसे जैसे अपन ध्रुव की तरफ जाएंगे वैसे वैसे वक्रता जो है वो बढ़ती जाएगी। यहाँ पे वक्रता कम है, लेकिन ध्रुव की तरफ जाएंगे वैसे वैसे वक्रता बढ़ती जाएगी। इसी बढ़ती वक्रता के कारण इनके जो बीच की जो दूरी है वह भी बढ़ती जाएगी, और ध्रुव पर जाकर कितनी हो जाती है, ये 111.7 किलोमीटर कितनी हो जाएगी, 111। औसत तो 111 किलोमीटर है, भूमध्य रेखा पर कितनी है, 110.57 किलोमीटर, जो कि कम है, और ध्रुव पर जाते जाते बढ़ती जाएगी, बढ़ के कितनी हो जाएगी, ध्रुव पर 111.7 किलोमीटर हो जाएगी। अब अपन आगे बात करते हैं दो देशांतर के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे अपन, तो दो अक्षांश के जो बीच का जो क्षेत्र है वो कटिबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कटिबंध कहलाएगा। इसके अलावा जो अपना 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, एकमात्र ऐसा वृत्त है जिसको अपन वृहद वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा कह सकते हैं, विषुवत रेखा कह सकते हैं, भूमध्य रेखा कह सकते हैं, एक नाम और भी कह सकते हैं इसको अपन वृहद वृत्त। जब कभी वृहद वृत्त शब्द आएगा तो वो केवल भूमध्य रेखा के लिए आएगा, लेकिन लघु वृत्त अपन दूसरे जितने भी अक्षांश बच रहे हैं सबके लिए अपन लघु वृत्त शब्द यूज कर सकते हैं।
तो क्या होगा, भूमध्य रेखा को वृत्त वृत्त कहते हैं, जबकि अन्य सभी अक्षांश रेखाओं को लघु वृत्त कहते हैं। अब अपन बात करते हैं आगे, ये तो हो गई अक्षांश रेखाओं की विशेषता हो गई, लेकिन कुछ ऐसे प्रधान अक्षांश है हमने कुछ ऐसे प्रधान अक्षांश माने गए जिसके संदर्भ में, प्रधान अक्षांश के माध्यम से या फिर उसके संदर्भ में उसको आधार बना के हम आगे जो जलवायु है, पूरा जलवायु टॉपिक है, वो उन्हीं बेस पे चलता है। तो अपन देखेंगे कि प्रधान अक्षांश कौन कौन से है। अपन बात करते हैं प्रधान अक्षांश की। ओके गाइस, प्रधान अक्षांश क्या है? प्रधान अक्षांश की अपन बात करते हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके उत्तर और इसके दक्षिण में। पहले मैं सारे प्रधान अक्षांश ड्रॉ कर लेता हूं, उसके बारे में बाद में अपन समझेंगे कि इन पर्टिकुलर इन्हीं मान को अपन प्रधान अक्षांश क्यों कहते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। तो पहले अपन बात करते हैं, सभी जानते हो आप इसके बारे में, ये कौन सी रेखा है। नॉर्मल अपन राजस्थान के संदर्भ में भी इस रेखा को अपन पढ़ते हैं, क्योंकि अपने ये 2 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा होकर गुजरती है। तो अक्सर ये पढ़ा जाता है माही नदी के संदर्भ में, अब इससे क्वेश्चन बनता है कि माही नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है। ये वही रेखा है, कर्क रेखा। बात करते हैं अपन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके अलावा अपने ये रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको अपन मकर रेखा के नाम से जानते हैं अक्सर। साढ़े 64 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको अपन आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे इसको अपन? आर्कटिक वृत्त। थोड़ा सा बोलने में ये है, लेकिन क्या कहेंगे? आर्कटिक वृत्त कहेंगे अपन। बात करते हैं अपन 64.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की, इसको अपन अंटार्कटिक का वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? अंटार्कटिका वृत्त कहेंगे अपन। अब बचे अपने पास 2 अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अपन उत्तरी ध्रुव कहेंगे। नब्बे डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अपन दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाने जाएंगे। तो मोटा मोटी देखा जाए अपने पास 1 2 3 4 5 6 और 7 प्रधान अक्षांश। कितने हैं? 7 प्रधान अक्षांश है। इसके संदर्भ में अगर अपन बात करते हैं, 7 प्रधान अक्षांश है। अब इन्हीं अक्षांश को प्रधान अक्षांश क्यों कहा गया है, इसके बारे में अगर अपन बात करते हैं तो मान लो ये अपना सूर्य है, ये अपना क्या है? सूर्य है, ये अर्थ है। सूर्य से पृथ्वी जो प्रकाशमान होती है पृथ्वी, वो सूर्य के प्रकाश से होती है। पृथ्वी का अपना कोई प्रकाश नहीं है। तो सूर्य से जो भी किरणें आएगी पृथ्वी से, वो होती है पृथ्वी के उस भाग पर, पृथ्वी का वो वाला पार्ट जहां पे पूरे वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी गिरती है। तो वो कौन सा है? अपन बात करते बात विषुवत रेखीय क्षेत्र कहेंगे अपन। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें कैसे गिरती है? सीधी गिरती है। चाहे सूर्य का उत्तरायण हो, चाहे सूर्य का दक्षिणायन हो, सूर्य की किरणें कहां गिरेगी? 0 डिग्री विषुवत रेखा पर हमेशा वर्ष भर सीधी गिरेगी। तो ये वाला वो क्षेत्र है जहां पे वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी गिरती है। 0 से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 से लेकर 23.5 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पे सूर्य की किरणों का तिरछापन नहीं होता है, वर्ष पर्यंत किरणें सीधी गिरती है, इसलिए इसको इस वाले क्षेत्र को विषुवत रेखीय क्षेत्र कहेंगे अपन। इसके बाद आगे बात करते हैं अपन, सूर्य की किरणों का तिरछापन शुरू हो जाता है, तो कहां तक होगा सूर्य की किरणों का तिरछापन, यानी कि ये वो क्षेत्र है 23.5 से लेकर 64.5 डिग्री। जब उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में बात करेंगे सेम वो की वो बात दक्षिणी गोलार्ध पर भी लागू होगी। तो अपन बात करते हैं किसी दोनों बात में सेम बात कर रहे हैं अपन, 23.5 डिग्री से लेकर 64.5 डिग्री, चाहे उत्तरी अक्षांश हो चाहे दक्षिणी अक्षांश हो, इसके मध्य का जो भूभाग है, ये भूभाग ऐसा है जहाँ पे वर्ष भर सूर्य की किरणें तो गिरती है, लेकिन कैसी गिरती है, तिरछी गिरती है। कैसी गिरेगी, तिरछी। वर्ष भर सूर्य की किरणें गिरेगी, लेकिन किस तरह से गिरेगी, तिरछी गिरेगी। इसके अलावा अपना बात करते हैं 64.5 से लेकर 90 डिग्री, चाहे वो उत्तरी अक्षांश हो चाहे वो दक्षिणी अक्षांश हो, वर्ष भर सूर्य की किरणें नहीं गिरती है। ये वो क्षेत्र है जहां पर 24 घंटे के दिन होते हैं, 24 घंटे की रात होती है, ऐसे से बढ़ते हुए ध्रुव पर जा जाते 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात शुरू हो जाती है। वर्ष भर सूर्य की किरणें नहीं मिलती, हालांकि सूर्य की किरणें मिलती तो है लेकिन वर्ष पर्यंत नहीं मिलती, 365 दिन ही नहीं मिलती है। लेकिन 23.5 से 64.5 डिग्री का जो भूभाग है, यहाँ पे वर्ष पर्यंत सूर्य की किरणें मिलती है। साल का हर रोज वहां पे सूर्य के दर्शन होंगे, लेकिन यहाँ पे रोज सूर्य के दर्शन होना पॉसिबल नहीं है। हर रोज सूर्य के दर्शन नहीं होते, हालांकि होते वर्ष भर में होते रहेंगे लेकिन हर रोज नहीं होंगे। और ये वाले वो क्षेत्र है जहाँ पे हर रोज सूर्य के दर्शन होंगे। तो ये जो सीमा जो है, इसके बाद सूर्य के दर्शन होना कम हो जाएगी, इसलिए इसको अपन 4.5 से 23.5 से भागों में अलग अलग भागों में बांटा गया है, इसलिए इनको प्रधान अक्षांश कहेंगे। आपको समझ में आ गई होगी बात। अब बात करते हैं अपन, इन्हीं प्रधान अक्षांश के माध्यम से ही हमने क्या किया, पृथ्वी को कटिबंध में बांटा गया है, पृथ्वी को कटिबंध में बांटा है। तो 0 से लेकर 23.5 डिग्री का जो है ये कौन सा कटिबंध है, ये उष्ण कटिबंध है। 23.5 से लेकर 64.5 डिग्री ये कौन सा कटिबंध है, ये शीतोष्ण कटिबंध है। 64.5 से लेकर 90 डिग्री ये शीत कटिबंध है। कौन सा कटिबंध है, शीत कटिबंध। सेम दक्षिण में भी वही होगा, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण और शीत कटिबंध। कोई डाउट? हाँ, डाउट अपने ये होता है कि दो शब्द और आते हैं, एक तो शीतोष्ण आ गया, एक उपोष्ण और आता है। वो क्या चीज है उपोष्ण, वो मैं क्लियर कर देता हूं कि शीतोष्ण कटिबंध को ही दो भागों में बांटा जाता है अक्सर। ये जो 45 इनकी जो बीच जो रेखा होगी, इसे इनको दो भागों में बांटा जाएगा। जो उष्ण के पास है वो उष्ण शीतोष्ण कटिबंध है, और जो शीत के पास है वो शीत शीतोष्ण कटिबंध है। उष्ण शीतोष्ण कटिबंध और शीत शीतोष्ण कटिबंध, ये किसको बांटा गया है, 23.5 से लेकर 64.5 डिग्री को बांटा गया है। सेम होगा वो दक्षिण में भी होगा, ठीक है। ये उष्ण के पास है इसलिए उष्ण शीतोष्ण होगा, और ये शीत शीतोष्ण होगा, शीत के पास है इसलिए। ये अपने पृथ्वी को कटिबंधों में बांटा गया, मेनली 3 कटिबंध में बांटा गया, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और बीच वाला जो है वो शीतोष्ण कटिबंध है। यहाँ तक पूरा है, क्लियर है। ये यहाँ पे वर्ष पर्यंत सूर्य की किरणें सीधी गिरेगी, तो वर्ष भर गर्मी रहेगी। इसके बाद ये वाला क्षेत्र है, सूर्य की किरणें तो वर्ष भर मिलेगी लेकिन किसी तिरछी भी मिलेगी, यहाँ पे तिरछापन होगा सूर्य की किरणों में, और यहाँ पे सूर्य की किरणों का तिरछापन तो होगा लेकिन वर्ष पर्यंत नहीं मिलेगी। बहुत सारे दिन ऐसे भी होंगे जब सूर्य के दर्शन ही नहीं होंगे, यानी 24 घंटे के दिन, कभी 36 घंटे के दिन और रात, कभी 48 घंटे के दिन और रात, ऐसे ऐसे जो काउंट है वो बढ़ता है। कभी 75 घंटे के दिन और रात होंगे, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे उत्तर में जाएगी वैसे वैसे दिन रात की जो अवधि है वो और बढ़ती जाएगी, और ध्रुव पर जा जाते हैं 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात हो जाएंगे। इसलिए अपन इनको प्रधान अक्षांशों में बांटा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये हमारा प्रधान अक्षांश। इनके जो दूसरे नाम है वो मैं और लिख देता हूं। 0 डिग्री ये भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये आर्कटिक वृत्त, और ये अंटार्कटिका वृत्त, और ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ओके गाइस, बढ़ते हैं हम आगे। अब देशांतर के बारे में अध्ययन करते हैं कि देशांतर क्या है। तो चलते हैं देशांतर की ओर। देशांतर के बारे में क्या अब हम अध्ययन करेंगे, देशांतर क्या है। देशांतर सबसे पहले तो अपन बात करते हैं देशांतर के संदर्भ में। 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा थी, नॉर्मली मैं आपको बता देता हूं, आप फोकस कीजिएगा यहाँ पे।
भूमध्य रेखा तो हमारे जो पास तो फिक्स थी कि जो पृथ्वी को बराबर बीच से दो भागों में बांटेगी, एक वाला उत्तर और दक्षिण। ये तो आसानी से हो रहा था, चलो इजी गोइंग हो रहा था, कोई बात नहीं। अगर थोड़ा सा ऊपर से करेंगे तो एक छोटा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपन ने क्या किया कि फिक्स बीचों बीच से लिया, इसलिए वो भूमध्य रेखा के लिए। लेकिन देशांतर के संदर्भ में थोड़ा सा अलग तथ्य है। अगर देशांतर के संदर्भ गेंद की तरह है पृथ्वी, गेंद को अपन ऐसे काटना है तो अपन कैसे भी तो काट सकते हैं उसको, साइड से किसी भी साइड से अपन पूरा एक राउंड ले सकते हैं। तो दुविधा यह आ रही है कि हम पर्टिकुलर जो 0 डिग्री देशांतर है वो किसे माने। समस्या आ गई थी अपने सामने कि 0 डिग्री जो देशांतर है वह किसे माने, क्योंकि भूमध्य रेखा के संदर्भ में अपन 0 डिग्री मानना आसान था, क्योंकि बीचों बीच में से किसी भी अपन गेंदनुमा कोई भी चीज होगी, अगर उसको बीचों बीच में से अपन को काटना है तो अपन इसी को बीचों बीच से कर देंगे, ऊपर वाला पार्ट अलग नीचे वाला पार्ट अलग, तो बीचों बीच से हो जाएगा, छोटा बड़ा होने की संभावना कम होगी नहीं बिल्कुल ही। तो एक बीचों बीच सर्कल अपन को एक सेंट्रलाइज मिल रहा है। लेकिन अगर ये बात अपन देशांतर के संदर्भ में करें, अब इसको कैसा लंबवत काटना है, तो लंबवत बीचों बीच में हम इसे कौन से मानेंगे, सब तरह से हो सकता है लंबवत, घूम ऐसे भी हो सकता है। अपन बात करते हैं इसको लंबवत काटना है या फिर अपन पृथ्वी इसको लंबवत दो भागों में बांटना है, या तो आप ऐसे बांटो, ऐसे नहीं बांट के आप ऐसे भी बांट सकते हो, थोड़ा और बनाए तो ऐसे भी बांट सकते हो, ऐसे भी बांट सकते हो। लंबवत अपन कैसे भी इसको, अब ये जो भी होगा सर्किल पूरा घूम के आएगा, लेकिन होगा कैसा लंबवत होगा, ऐसा लंबवत अपन किसी भी साइड से अपन कर सकते हैं। तो समस्या ये हो गई कि अब 0 डिग्री किसको माने, तो सन 1884 ईस्वी में अमेरिका के वॉशिंगटन में एक अंतरराष्ट्रीय मध्याह्न सम्मेलन आयोजित हुआ था। सन 1884 अमेरिका के वॉशिंगटन में अंतरराष्ट्रीय मध्याह्न सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसे वॉशिंगटन संधि के नाम से भी जाना जाता है। उसी के अंतर्गत ये हुआ था कि लंदन जो शहर है उसके जो समीप, लंदन शहर में एक ग्रीनविच शहर है, ग्रीनविच शहर के समीप से जो देशांतर गुजर रहा है उसको अपन क्या करेंगे, 0 डिग्री मानेंगे, उसको अपन 0 डिग्री देशांतर मानेंगे। तो अब जो 0 डिग्री की बात हुई अपने, तो अपन ने लंदन के ग्रीनविच शहर के समीप से जो देशांतर गुजर रहा था उसको अपन ने 0 डिग्री मान लिया, नो डाउट 0 डिग्री मान लिया अपन ने। 0 डिग्री देशांतर रेखा पे संधि हो गई थी 1884 में हुई थी, अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई थी। सम्मेलन का नाम क्या था, अंतरराष्ट्रीय मध्याह्न सम्मेलन हुआ था, जिसे अपन वॉशिंगटन संधि के नाम से भी जानते हैं। अपन बात करते हैं अपन अब देशांतर किसे कहेंगे, तो ग्रीनविच रेखा के उत्तर या दक्षिण में, सेम कॉन्सेप्ट वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा। जो अक्षांश के संदर्भ में अपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वही डेफिनेशन रहेगी। वहां पे अपन ने भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में कहा था, और यहाँ पे अपन ग्रीनविच रेखा के पूर्व या पश्चिम की बात करेंगे। ग्रीनविच रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी उस स्थान का देशांतर कहलाएगी। कंसेप्ट क्लियर है। अब बात करते हैं अपन देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं किसे कहेंगे, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है जिस तरह से अक्षांश के बारे में अपन ने बात करी थी, समान अक्षांश को मिलाते हुए जो रेखा खींची जाती है उसे अक्षांश कहेंगे। तो यहाँ पे जो है वो समान देशांतर को मिलाते हुए जो रेखा खींची जाएगी उसे देशांतर कहेंगे। अब अपन बात करते हैं देशांतर रेखाओं के विशेषता की, इसकी क्या क्या विशेषता है। तो अपन देखते हैं विशेषता के बारे में। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त रेखाएं है। कैसी है, मोस्ट इंपोर्टेंट, देशांतर रेखाएं है अर्धवृत्त। कैसी है, आधा वृत्त है, क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध से शुरू होगी और दक्षिणी गोलार्ध पे खत्म हो जाएगी, रिटर्न घूम के फिर से नहीं आएगा। रिटर्न जो आएगा, हालांकि रिटर्न आता है, दो देशांतर मिलके एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करते हैं, लेकिन अगर ये अर्धवृत्त, देशांतर हमेशा कैसे होते हैं, अर्धवृत्त, लेकिन दो मिलके एक पूर्ण वृत्त बनता है। एक देशांतर है तो देशांतर रेखा कैसे होगी, अर्धवृत्त होगी, जो उत्तरी गोलार्ध से शुरू होगी और दक्षिणी गोलार्ध पे जाके खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो देशांतर रेखाएं कैसी है, अर्धवृत्त। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर, किससे किस ओर, ये उत्तर है अपना, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाएगी। आगे बात करते हैं अपन देशांतर रेखाओं के मान पूर्व या पश्चिम में व्यक्त किए जाएंगे। किसको किए जाएंगे, देशांतर रेखाओं के जो मान होंगे। अपन बात करते हैं, ये अपनी ग्रीनविच रेखा है। ग्रीनविच रेखा के जो उत्तर में जितने भी होंगे, जितने भी खींचे जाएंगे वो सब, ग्रीनविच के जो पूर्व में जितने भी खींचे जाएंगे वो सब पूर्वी कहलाएंगे, और जो पश्चिम में जितने भी देशांतर होंगे वो पश्चिमी देशांतर। इसके जो मान अपन ने अक्षांश रेखा के संदर्भ में बात करी थी अपन ने, कि जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है वो उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे और दक्षिण में जो है वो दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे। उसी तरह से ग्रीनविच रेखा के जो पूर्व में है वो पश्चिमी देशांतर कहलाएंगे, और ग्रीनविच के जो पश्चिम में है वो पश्चिम, जो पूर्व में है वो पश्चिम पूर्वी देशांतर कहलाएंगे, और जो पश्चिम में है वो पश्चिमी देशांतर कहलाएंगे।
आगे बात करते हैं अपन देशांतर रेखाओं के मान अधिकतम 180 डिग्री तक होते हैं। कितने होते हैं? 180 डिग्री तक। अक्षांशों के संदर्भ में बात करी थी 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण। और यहाँ बात कर रहे हैं अपन ग्रीनविच से 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम। ये जो मान होगा ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री से अपन 1 2 3 4 5 6 180 तक इधर जाएंगे और 180 तक के अपन पश्चिम में आएंगे 180 डिग्री तक। एक चीज और, ये जो दो लाइन मैंने करी 180 180 ये दो ना होके एक ही है। पीछे की तरफ, आगे तो फ्रंट में बता रहा हूं आपको, लेकिन पीछे आके दोनों आपस में मिल जाएगी, इसलिए ये दोनों अलग अलग ना होकर एक ही है। तो अब देशांतर रेखाओं के जो मान अधिकतम कितने होंगे? 180 डिग्री पूर्व में होंगे और 180 डिग्री पश्चिम में होंगे। देशांतर रेखाओं की संख्या, चलो सेम फिर से वही कॉन्सेप्ट आएगा। मानचित्र की अगर अपन बात करते हैं तो मानचित्र पर कितनी हो जाएगी? 361। कितनी हो जाएगी? 361 संख्या क्यों हो जाएगी? क्योंकि मानचित्र कैसा होता है, अगर अपन मानचित्र के संदर्भ में बात करें तो मानचित्र कैसा होगा? समपटल होगा। इसके संदर्भ में अपन बात करते हैं, ये 0 डिग्री ग्रीनविच हो गई, ये 180 डिग्री हो गई और ये भी 180 डिग्री हो गए। तो जो 180 डिग्री जो एक ही है, ये दो अलग अलग नहीं है। ये पूर्वी देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर। जब अपन पूर्व के संदर्भ में बात करेंगे तो 180 डिग्री पूरी बन जाएगा, जब अपन पश्चिम के संदर्भ में बात करेंगे तो यह पश्चिम बन जाएगा। लेकिन दोनों एक ही रेखा है, अलग अलग नहीं है। जो किसके पैरेलल है? जो ये 0 डिग्री आगे जो नजर आ रही है, सेम इसकी 0 डिग्री जो आगे शुरू हो रही है 0, फिर वहीं पीछे 180 बन के फिर से आ रही है। इसको 180 दो नहीं है, एक ही है। लेकिन मानचित्र पर अपन क्या करते हैं? डबल काउंट करते हैं इसको, इसलिए ये 180 इधर है, 180 इधर, कितनी हो गई? 360 प्लस एक ये जो 0 डिग्री बीच का, जो 0 डिग्री देशांतर का ग्रीनविच रेखा, ये हो गई। तो 361 मानचित्र पर हो गई। ग्लोब के संदर्भ में बात करते हैं, ग्लोब के संदर्भ में कितनी होगी? ग्लोब के संदर्भ में 360 ही होगी। क्यों? क्योंकि 180 डबल बार नहीं होगी उस पे, उसी पे 0 जो आगे से जा रहा है वही 180 बन के पीछे उतर रहा है, फिर से डबल, यहाँ पे डबल बार दर्शाया गया, वहां पे एक ही बार दर्शाया होगा, इसलिए ग्लोब पर एक ही बार होगी। इसलिए अपन उसमें ग्लोब पे 360 ही होते हैं, जबकि मानचित्र पर 361 होते हैं। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी, अपन बात करते हैं कि दो देशांतरों के बीच की, ये भूमध्य रेखा है या देशांतर, दो देशांतरों के बीच की अगर अपन बात कर रहे हैं कि दो देशांतर के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, तो ये जो दो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी की बात करते हैं अपन, तो भूमध्य रेखा पर जो दो अक्षांशों की जो बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी? 111.32। कितनी होगी? 111.32। 111.32 क्या है? किलोमीटर है। क्या है? किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर होगी। ये दूरी ध्रुव पर जाके क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, क्योंकि सारे जो देशांतर है वह ध्रुव पर मिल रहे हैं। तो ध्रुव पर कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। सर्वाधिक दूरी कहां होगी? भूमध्य रेखा पर होगी। कितनी होगी? 111.32 किलोमीटर होगी। ध्रुव पर शून्य हो जाएगी। इसी बीच अगर हम बात करते हैं अपन बीच में भूमध्य रेखा और 0 डिग्री भूमध्य रेखा और 90 डिग्री ध्रुव के बीच की बात करते हैं अपन, 45 डिग्री अक्षांश रेखा पर इनके जो बीच की दूरी होगी वो होगी 79 किलोमीटर, 79 किलोमीटर। कितनी होगी? 79 किलोमीटर, 79 किलोमीटर होगी। आगे बात करते हैं, दो देशांतरों के बीच का जो ये क्षेत्र है इसको अपन गौर कहेंगे। जैसे अपने अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को अपन ने कटिबंध कहा था, उसी तरह देशांतरों के बीच के क्षेत्र को अपन क्या कहेंगे? गौर कहेंगे। देशांतर रेखाओं को और किन नाम से जाना जाएगा? तो देशांतर रेखाओं को और मध्याह्न रेखाएं या फिर यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं प्रधान देशांतर रेखा। जैसे अपने अक्षांश रेखाओं की बात करी थी, 7 प्रधान अक्षांश रेखा है, उसी तरह से प्रधान देशांतर की बात करते हैं तो प्रधान देशांतर एक ही है। कौन सा है? जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है ये हो गई, कुछ विशेषता हो गई देशांतर के संदर्भ में। देशांतर रेखा कुछ विशेषता हो गई जो पूरा याद रखनी है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है इनमें से कोई सी भी। अब अपन बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। तो गाइस अपन बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की। अपन बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसका निर्धारण भी सेम जैसे अपन ने बात करी थी 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा का निर्धारण कैसे हुआ था? 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा का निर्धारण 1884 में अमेरिका की वॉशिंगटन संधि से हुआ था।
अंतर्राष्ट्रीय मध्याह्न सम्मेलन हुआ था, उसी के तहत अपन ने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का भी निर्धारण किया था। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जो निर्धारण किया गया था ये 1884 में हुआ था। वही अमेरिका वॉशिंगटन में जो सम्मेलन हुआ था उसी सम्मेलन के संदर्भ में हुआ था। अपन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा स्थल खंडों से गुजरने के या बचाने के लिए अपन इसमें 8 मोड और 3 विचलन दिए। क्यों दिए? जब भी कभी ऐसा होगा कि अपन तिथि रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करेंगे, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे, एक दिन घटाना बढ़ाना पड़ सकता है अपन को। इसलिए अपन ने क्या किया था, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो थी उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन से देशांतर को कहेंगे अपन? 180 डिग्री देशांतर को कहेंगे। अपन जो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। इसको अब ये जो रेखा है इसको 8 मोड़ और 3 विचलन क्यों दिए गए? इसको इसलिए दिए गए, कोई एक क्षेत्र है अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पे आ रहा है, कोई अगर क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर ही आ रहा है तो क्या करेंगे अपन? जैसे इसको क्रॉस करेंगे, पूर्व से पश्चिम की तरफ आएंगे तो एक दिन बढ़ाना पड़ेगा, और पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो एक दिन घटाना पड़ेगा अपन को। तो किसी एक क्षेत्र में अगर ऐसी असुविधाएं हो रही है कि तारीख घट बढ़ रही है, तो इसी असुविधाओं को दूर करने के लिए हमने क्या किया, इसमें 8 तो मोड़ दे दिए और 3 विचलन दे दिए। 8 मोड़ और 3 विचलन के माध्यम से अपन ने इसको स्थल खंडों से बचा लिया कि ये स्थल खंडों से नहीं होकर गुजरेगी। या कहां से गुजरेगी? यह केवल जल क्षेत्र से गुजरेगी। तो ये कहां से गुजर रही है? यह आर्कटिक सागर, बेरिंग जल संधि, वो प्रशांत महासागर से गुजर रही है। कहां से गुजर रही है? एक तो आर्कटिक सागर, दूसरा बेरिंग जल संधि और तीसरा प्रशांत महासागर से गुजर रही है। और वही अंतर्राष्ट्रीय तिथि सम्मेलन वॉशिंगटन सम्मेलन में ही बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो वॉशिंगटन सम्मेलन हुआ था उसी के अंदर यह प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करता है, अपन बात करते हैं यदि अपन बात करते हैं कि ये ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री और ये 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है। ग्लोब के संदर्भ में देखना, समझना, आप समझने का थोड़ा प्रयास करना, बिल्कुल समझ जाओगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर अपन बात करते हैं, एक प्रावधान क्या किया गया था कि यदि कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करता है, किस ओर से किस ओर? पूर्व से पश्चिम की ओर पार करता है, तो क्या होगा, अपन एक दिन प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? एक दिन बढ़ा देंगे, उस व्यक्ति के संदर्भ में अपन एक दिन बढ़ा देंगे। यदि कोई व्यक्ति किस ओर से किस ओर? पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर यदि कोई व्यक्ति, ये जब दोनों जगह पीछे मिल जाएंगे तो कोई व्यक्ति यदि पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है तो अपन क्या करेंगे? एक दिन प्लस कर देंगे, और अगर पश्चिम की तरफ आ रहा है तो एक दिन अपन कम कर देंगे। यदि कोई व्यक्ति पश्चिम से पूर्व की तरफ आ रहा है, फिर से पश्चिम से किस ओर आ रहा है? पूर्व की ओर आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे? एक दिन कम कर देंगे। ये नॉर्मल ये कंसेप्ट याद रखना है अपन को। यदि कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, यदि कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर, यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इसको अगर पार कर रहा है, किस ओर से किस ओर कर रहा है? पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पूर्व से पश्चिम की ओर पार कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे? एक दिन प्लस कर देंगे। और यदि इसी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इसी को अगर पश्चिम से पूर्व की ओर पार कर रहा है तो क्या करेंगे? एक दिन घटा देंगे और अपन संतुलन कर देंगे, तारीख वाइज, डेट वाइज, वार वाइज, जो भी है अपन संतुलन बिठा देंगे। अब बात करते हैं अपन समय क्षेत्र की। तो पूरे विश्व को कितने समय क्षेत्र में बांटा गया है? 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है। कितने? 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है। पूरे विश्व को, पूरी पृथ्वी को 24 समय कटिबंध में बांटा गया है। कटिबंधों को ग्रीनविच मीन टाइम से एक एक घंटे के समय के अंतराल पे, कितने? एक एक घंटे के। अब हम बात करते हैं कि एक एक घंटा समय अंतराल क्या है। ये अपने 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। नॉर्मली अपन ये कहते हैं कि सूर्य, लेकिन सूर्य को पार करने में लगता है, अपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि सूर्य को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट लगता है। क्या सूर्य कभी चल रहा है? नहीं, सूर्य नहीं चल रहा है, सूर्य अपनी जगह पर स्थित है। पृथ्वी को घूमने में अपन ये कह सकते हैं
लेकिन ये सूर्य है, अपन बात करते हैं अगर ये सूर्य है और ये पृथ्वी यहाँ पे घूम रही है, तो सूर्य की किरणें जब लंबवत सीधी गिर रही है, किसी पर्टिकुलर एक समय में किसी एक अक्षांश पर सीधी गिरेगी, एक देशांतर पर सीधी गिरेगी। जिस देशांतर पर सीधी गिर रही है उससे दूसरे देशांतर तक गिरने में यानी कि एक देशांतर सूर्य के सामने होकर आगे निकल जाएगा, फिर दूसरा जब सामने आएगा तो ये जो समय है एक के आगे निकलने से दूसरे के फिर से सामने आने तक का जो पूरा समय है ये 4 मिनट का है। कितना है? 4 मिनट। अपन ये कह सकते हैं कि सूर्य के सामने से एक देशांतर को गुजरने में और दूसरे देशांतर को फिर से आने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। तो ये सूर्य जब भी बात करते हैं अपन एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 1 घंटे यानी 15 डिग्री के गैप में अपन 15, 30, 45 से 12 कटिबंध तो पूर्व में और 12 कटिबंध है पश्चिम में। टोटल कितने 15 डिग्री के गैप में अपन क्या कटिबंधों समय कटिबंधों को बांटा गया है, 24 समय कटिबंधों को बांटा गया है। जो 12 समय कटिबंध है वो पूर्व में और 12 समय कटिबंध जो है वो पश्चिम में। सूर्य को एक देशांतर नॉर्मली अपन कहते यही है, हालांकि सूर्य को नहीं लगता है, फ्री बोलचाल की भाषा में यही शब्द प्रयुक्त हुआ है कि सूर्य को एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है। तो 15 देशांतर को पार करने में कितना लगेगा 1 घंटा लगेगा। नॉर्मली वही कंसेप्ट बैठ जाएगा, यानी 15 डिग्री के गैप में 12 घंटे ये हो गए, 12 घंटे ये हो गए, टोटल कितने घंटे हो गए 24 घंटे। 24 घंटे पूरा एक दिन था, यानी पूरी पृथ्वी 24 घंटों में पूरा एक सर्किल एक राउंड कर लिया, दिन और रात पूरे बन चुके हैं। इसे अपन ने 24 घंटों में बांटा गया है। अब जो पूर्व के जो कटिबंध है इसे तेज समय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहेंगे? तेज समय क्षेत्र कहेंगे। और जो पश्चिम है इसको अपन धीमा समय क्षेत्र कहेंगे। ओके गाइस, अब मैं बात करती समय के बारे में। समय के संदर्भ में अपन कटिबंधों में बांटा गया है। इस तरह समय को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है स्थानीय समय और दूसरा होता है मानक समय। स्थानीय समय क्या होगा? प्रत्येक देशांतर का अपना अपना जो समय होता है उसे अपन स्थानीय समय कहेंगे। तो ये जो समय होता है वो 4 डिग्री का अंतराल लिए हुए होता है। क्यों होता है? ये जो समय होता है ये 4 मिनट का 4 डिग्री नहीं 4 मिनट का अंतराल लिए हुए होता है। 1 डिग्री के अंतराल की बात कर रहे हैं अपन तो 4 मिनट का अंतराल लिए हुए होता है। तो जो देशांतर जो है वो 4 मिनट के अंतराल पर एक देशांतर की बात कर रहे हैं अपन, तो 4 पर्टिकुलर हर एक देशांतर का अपना एक स्थानीय समय होगा उसी, और प्रत्येक हर एक देशांतर में उस समय का जो वेरिएशन होगा वो 4 मिनट का अंतराल लिए हुए होगा। इसी तरह से मानक समय जो होगा वो पूरे क्षेत्र, यानी कि स्थानीय समय तो सबका अलग अलग होगा, लेकिन एक देश ने पर्टिकुलर एक समय मान रखा होगा कि हमारा ये देशांतर है और इस देशांतर पर जो समय होगा वही समय पूरे देश में होगा। जैसे भारत ने मान रखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत की जो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर जो रेखा है उसको भारत ने अपना मानक समय मान रखा है। जब कभी इस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो देशांतर रेखा है, इस देशांतर रेखा पर अगर 2 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, तो पूरे देश में वही टाइम बताएगा, पूरे टाइम में वही समय हो रहा होगा। लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए तो लगभग 29 देशांतर है अपने पूरे भारत में। अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ की रण तक, गुजरात तक पूरे 29 देशांतर है और 29 देशांतरों में लगभग 2 घंटे का समय अंतराल है। यानी यहाँ पर अगर सुबह की 4 बज रही है तो वहां पे 4 बज चुकी है 2 घंटे पहले। ये कंडीशन रहती है। यहाँ के समय में और यहाँ के समय में लगभग 2 घंटे का वेरिएशन है। लेकिन क्या होना है 82.5 डिग्री पे जो समय हो रहा है वो समय पूरे भारत में लागू, उसके समय टाइम घड़ी जो टाइम है वो लगभग वो सेम बताएगी, सब जगह 5 ही बजे। लेकिन इस वातावरण की दृष्टि से अपन देखते हैं, सूर्यास्त सूर्य उदय की दृष्टि से अपन अगर देखते हैं तो लगभग 2 घंटे का दोनों में अंतर होता है। तो अपन मानक समय जो किसी देश ने अपनी सुविधा अनुसार माना हुआ, और ये जो मानक समय जो होता है ये वही वॉशिंगटन संधि के तहत ही, अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत ही 7.5 डिग्री के गुणक पर समय निर्धारित करते हैं। कितने गुणक पे? 7.5 डिग्री, यानी 5.5 घंटे के अंतराल पर निर्धारित करना होता है। बीच में से नहीं ले सकते अपन। 7.5 डिग्री 30 मिनट के गुणक पर ही मानक समय को निर्धारित करते हैं। इसी अंतरराष्ट्रीय जो संधि है, अंतरराष्ट्रीय संधि को मानते हुए भारत ने अपना मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर माना गया है। जो भारत का जो मानक समय है वही श्रीलंका का भी वही मानक समय है। चाहे वो रहेगा श्रीलंका से किसी भी भूस्थल भाग से नहीं गुजर रही है, वह श्रीलंका के पास से जल क्षेत्र से गुजर रही है, लेकिन श्रीलंका ने भी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही माना गया है।
अपन बात करते हैं रूस की। रूस ने सर्वाधिक 9 मानक समय क्षेत्र है। कितने? 9। रूस में 9 समय मानक क्षेत्र है। रूस बहुत बड़ा है, उसके एक भाग में दिन होता है तो दूसरे भाग में रात होती है, उसकी लंबाई काफी लंबी है, इसलिए वहां पे 9 मानक समय है। जबकि यूएसए अमेरिका ने कितने? 6 मानक समय क्षेत्र है। अमेरिका ने अपने वहां पे 6 मानक समय बताया गया। तो दोस्तों ये हमने देखा है अक्षांश व देशांतर के बारे में हमने जानकारी ली है। अक्षांश रेखा क्या है, देशांतर रेखा क्या है, उनकी विशेषता क्या है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इसके बारे में अपने देखा है। एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं आपको, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का अगर नहीं लगा एक बार फिर से मैं मोटा मोटी रिवाइज कर देता हूं कि जब भी अपन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 डिग्री है, इसको अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ पार करेंगे प्लस एक दिन बढ़ा देंगे और पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो एक दिन माइनस कर देंगे। मोटा मोटी आपको यही याद रखना है। इसके अलावा ये याद रखना है कि 2 देशांतर के बीच का जो गैप होता है वो 4 मिनट का होता है। कितना होता है? 4 मिनट का होता है। 2 देशांतर यानी 1 डिग्री बराबर 4, यानी सूर्य एक देशांतर से दूसरा देशांतर सूर्य के सामने आने में 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए अपन ने क्या किया, पूरे जो अपने पास जो 0 से लेकर 180 डिग्री पूर्व यानी कि 12 समय घटिबंध और 0 से लेकर 180 डिग्री पश्चिम यानी कि 12 समय घटिबंध, टोटल 24 समय घटिबंध है। ये एक घंटे के अंतराल में, यानी कि 15 डिग्री 30 डिग्री बात हुई होगी। 4 मिनट है, 4 मिनट से जोड़ते जाएंगे लगभग 15 डिग्री होते क्या हो जाएगा? 1 घंटा हो जाएगा। 0 से लेकर 15 डिग्री 1 घंटा, 15 से लेकर 30 डिग्री 1 घंटा, 30 से लेकर 45, 45 से 60, 60 से 75, 75 से 90, 90 से 105, 105 से 120, 120 से 135, 135 से 150, 150 से 165 और 165 से 180। ये सब समय अंतराल के गैप से 180 उत्तर और 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम, ये अपना ये है मानक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के संदर्भ में। तो दोस्तों अपन अब नेक्स्ट कल का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगी पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां के बारे में कौन कौन सी गतियां होती है और कैसे क्या होता है वो अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। धन्यवाद।